थोड़ा सा कम। प्राउडेस्ट ब्लॉग इंडिया, प्रभात रंजन जी का एक सपना, और जिसको साकार करने में लगे हुए हैं अपने दादा संतोषानंद जी। इनसे जब भी हम लोग मिलते हैं तो एक अजीब सी उत्तेजना और उत्साह का प्रसार वो हमारे शरीर में होता है। मैं बिहार से हूँ, पटना से हूँ। जब भी पटना आते हैं तो एक ऐसा उत्साह जागता है और महसूस होता है कि इस बार पीवीआई जरूर आएगा। और दादा की ही कृपा मैं मानता हूं, जिन्होंने पटने में बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया है। और इनका बार बार यही कहना है, क्योंकि इसकी शुरुआत बिहार से ही हुई थी, इसलिए बिहार में इस बार कुछ अच्छा करके दिखाना है। एक बात और मेरे जहन में आती है कि आखिर मैं पीवीआई में क्यों आया और कहां से मैं पीवीआई में पहुंच गया। तो कहते हैं जैसे पिछले जन्म का कोई रिश्ता होता है तो इस जन्म में मित्र बन जाता है, रिश्तेदार बन जाता है, भाई बन जाता है, बहन बन जाता है, मित्र बन जाता है। तो साल 1978 की बात है, मुझे जहां तक याद आता है, मैं जीवन में पहली बार फ्लाइट में बैठ रहा था और पटना से फ्लाइट से मुझे जाना था रांची। उस समय मैं स्टूडेंट हुआ करता था और मैं अपने लगेज को वे करवा रहा था, उसका वजन लिया जा रहा था और मैं वहीं खड़ा था एयरपोर्ट पे। उसी समय एक व्यक्ति, जो इनका चित्र लगा हुआ है, इसी तरह सफेद कुर्ता, धोती, काले फ्रेम का चश्मा, बाल पूरे काले, उम्र लगभग 55 साल 60 साल के आसपास, मुझे ऐसा लगा। अचानक वो फ्लाइट से उतर कर आए और लॉन्च में बैठे और बैठते ही कम से कम 10 महिलाएं और 10 पुरुष वहां पे इकट्ठे हो गए और बाबा नाम केवलम का भजन शुरू हो गया। मैं जानता भी नहीं था कि सरकार, बाबा सरकार, बाबा प्रभात रंजन सरकार कौन है, क्या है। तो मैंने जो वे कर रहा था वहां एयरपोर्ट का स्टाफ, मैंने पूछा कि ये कौन है। आखिर अचानक ये आए और ये भजन शुरू हो गया एयरपोर्ट में, और ये 5 मिनट सिर्फ चला होगा, 5 से 10 मिनट, और उसके बाद बाबा उठकर चले गए और उनके साथ सारे लोग चले गए। उसने बताया कि ये प्रभात रंजन सरकार जी हैं, आनंद मार्ग से हैं। पहली बार मैंने नाम सुना। उसके बाद मैं जो शादी अटेंड करने के लिए रांची जाना था, मैं गया। मेरे रिश्तेदार के भाई की शादी थी, वहां मैंने वो शादी अटेंड किया। बात आई गई, खत्म हो गई। जब मैं अपने जॉब से रिटायर हो गया, रिटायर होने के 2 साल के बाद मुझे भास्कर दादा और आशुतोष दादा, इन दोनों का अचानक फोन आया कि पटने के महाराणा प्रताप भवन में पीवीआई का कन्वेंशन होने जा रहा है और उसमें आपकी जरूरत है, आप आके अपने विचारों को इस पे रखें। मैंने कहा तो मैं तो पीवीआई के बारे में जानता भी नहीं, कुछ नहीं जानता, मैं क्या कहूंगा। मैं एक प्रोफेसर रहा हूं और एक प्रोफेसर की तरह एक लेक्चर बना के मैं लाता हूं और जो मेरे विचार हैं आपके पार्टी के बारे में मैं उसको रख देता हूं। थोड़ी सी बात आप बता दें पीवीआई के बारे में। मैं गया, मैंने एक व्याख्यान दिया और पता नहीं उस दिन का व्याख्यान क्या था, अब मुझे पूरी तरह से याद भी नहीं है। लेकिन हमारे 2 मित्र और दादा बहुत प्रभावित हुए और उन लोगों ने कहा कि आप पीवीआई में आ जाए। मैंने बहुत सीरियसली उस मैटर को नहीं लिया। आज इस बात को लगभग 4 साल हो चुके हैं
इस 4 साल में मैंने यही देखा कि पीवीआई के बारे में जो मैं नहीं जानता था, जानने के बाद इसमें सिर्फ खूबियां ही खूबियां नजर आई। चाहे स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, हर तरह से इसमें अच्छी ही बातें हैं। और हम लोग, चूंकि मैं कॉमर्स और मैनेजमेंट का छात्र रहा हूं, हम वहां एक चैप्टर पढ़ाते हैं रैशनलाइजेशन एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट और रैशनलाइजेशन जो है वो सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है कि मैं बिजनेस पढ़ाता हूं, और बिजनेस का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बिजनेस मीन्स प्रॉफिट। तो जहां प्रॉफिट की बात आती है वहां फोकस सिर्फ पैसे कमाने पर रहता है। जितना ज्यादा से ज्यादा कम से कम समय में किसी भी तरीके से अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं, देन यू आर अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। आज के मार्केट में यही हो रहा है। लेकिन ये साइंटिफिक मैनेजमेंट और रैशनलाइजेशन इसलिए पढ़ाया जाता है कि अगर आप साइंस का उपयोग करेंगे तो बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ेंगे। और चूंकि आप बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो सोसाइटी के लिए आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बनती हैं, एंड दैट इज टॉट इन रैशनलाइजेशन। विवेकीकरण, अपने बुद्धि और दिमाग का इस्तेमाल। और आपकी बुद्धि या दिमाग जो है वह आपकी अंतरात्मा से निकलती है, आपके विवेक से निकलता है। जीवन में आप कोई भी काम करना चाहिए, चाहे आप खाना खाते हो, चाहे आप सांस लेते हो, चाहे आप स्नान करते हो, चाहे आप योग कर रहे हो, चाहे आप सड़क पे चल रहे हो, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, ये विवेक का इस्तेमाल आपको हर जगह करना है, क्योंकि विवेक ईश्वर ने आपको दी है। ये एक ऐसी शक्ति है जो सबों के पास है, यानी ईश्वर हमारे अंदर है। और हर काम को करने के पहले अगर हम अपने आप से पूछ लें कि ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं, आपके अंदर की एक आवाज आएगी जो आपको जरूर हाँ या ना में जवाब देगी। वैसे हम इतने दिग्भ्रमित हो चुके हैं, हम मानसिक रूप से इतने कमजोर हो चुके हैं, या कहिए हमने विवेक को सुला दिया है। अब जो एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हमको समझाती है, जो व्हाट्सएप पे एक क्लिप आता है और उसको हम सच मान लेते हैं और उसकी नकल करते हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये डब्बे पे लिखना पड़ता है, पहले नहीं लिखा जाता था। कॉलेज और स्कूल के जमाने में जब हम पढ़ते थे उस समय ये चीज नहीं लिखा जाता था। बाद में सरकार को ऐसा लगा कि इसको सिगरेट की आदतों को कम करने के लिए, बिक्री को कम करने के लिए, डी मार्केटिंग के लिए उसने उस पर लिखना शुरू कर दिया, स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। उसका क्या प्रभाव पड़ा? कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बढ़ा या नहीं बढ़ा, लेकिन रुका नहीं। बिहार के पटना में बिहार की स्थिति ये थी कि हम लालटेन युग में आ गए थे। मैंने अपने बच्चों को बैंगलोर और महाराष्ट्र कहां कहां भेजा पढ़ने के लिए, इसलिए कि वहां एक इंडस्ट्री बहुत अच्छे ढंग से एस्टैब्लिश हो गई थी। वो इंडस्ट्री थी किडनैपिंग इंडस्ट्री। सारे थर्मल पावर, इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी उत्पादन करने वाले जगह थे वो सब बर्बाद हो चुके थे। बिजली के तार चोरी हो चुके थे, खंभे ऐसे ही वीरान पड़े थे। हम लोग अंधेरे में रहते थे। बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोगों ने लालटेन को जलाना शुरू कर दिया था, और ये पीरियड 10 साल तक, 1 दशक तक हमने झेला था। शाम के 7 बजे अंधेरा होने के पहले लोग घर में चले आते थे,
बहू बेटियों को घर से निकलने कम दिया जाता था, छोटे बच्चों पे पहरा रखा जाता था। पहले बच्चे स्कूल टहलते हुए चले जाते थे, बस में चले जाते थे और बस से चले आते थे, लेकिन माँ बाप बस तक पहुंचाने जाते थे और आधे घंटे पहले से बस का आने का इंतजार करते थे। वो पीरियड भी हमने देखा। और आज के दिन में बिहार की स्थिति ये बदली है कि 24 घंटे में शायद 24 सेकंड या मिनट बिजली कट जाए तो कट जाए। सड़कों की स्थिति इतनी अच्छी है, फ्लाईओवर्स भर गए हैं, ब्रिजेस भर गए हैं, ट्रैफिक नो डाउट, गाड़ियां बढ़ी हैं, सड़कें बढ़ी हैं, लेकिन पहले से बहुत ही सुधार हमको नजर आता है। रात के 2 बजे भी सारी गलियों में एक दूधिया उजाला फैला हुआ है, कहीं आने जाने में आपको कोई परेशानी नहीं है। ये समय बदला है। तो ये समय क्यों बदला? विवेक और अविवेकशील होने का। एक सरकार ने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया और दूसरी सरकार ने विवेक का इस्तेमाल किया। लेकिन कोई भी ऐसी सरकार नहीं आती है जो 100% परफेक्ट हो, और कोई भी व्यक्ति ऐसा धरती पे नहीं होता है जो सर्व गुण संपन्न हो। कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी होती है, यानी कि सीखने की प्रक्रिया ये निरंतर चलने वाली है। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हम जब तक कब्र में नहीं चले जाते हैं तब तक हम कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। तो विवेकशील तो हमें बनना होगा, और ये बीबीआई में सारी विवेकशीलता ही वाली बात है। और इसी पटने में जब यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने एक आह्वान किया कि शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं, उनका कहना था कि मैं एक गांव में गया तो एक बूढ़ी महिला आई और धीरे से उसने कहा कि बाबू ये शराब बंद करवा दो। उसने कहा, नीतीश कुमार जी ने, कि पहली बार तो मुझे लगा कि ये तो बेकार की बात है, पूरे हिंदुस्तान में पूरे विश्व में शराब पिया जाता है और ये कह रही है शराब बंद करवा दो। लेकिन मैं रात भर उस पर सोचता रहा और सोचने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि लोगों से ही उनकी इच्छा पूछते हैं। और उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि कल जिन लोगों को शराब बंदी चाहिए वो ह्यूमन चेन बनाए, एक मानव श्रृंखला शहर में बनाए। और पूरा पटना शहर, मैं बाहर का नहीं जानता, पूरा पटना शहर लोगों से भर गया और सब एक दूसरे के हाथ पकड़ के ह्यूमन चेन बना था कि शराब बंद हो जाना चाहिए। शराब बिकनी भी बंद हो गई सरकारी तौर पे, लेकिन आज भी चोरी छुपे दिखती है। और मैं बचपन से सुनता आया हूं कि दहेज लेना और देना गैर कानूनी है, लेकिन जिन्होंने ऐसा स्लोगन दिया, जिन्होंने ऐसा कानून बनाया, और आज भी ये परंपरा है कि दहेज लेना एक सम्मान की बात है और दहेज देना भी एक सम्मान की बात है। यानी कि विवेक को जागृत करना पड़ता है। बातें तो बहुत सारी हैं, तो आदमी जब विवेकशील होगा तो काम अपने आप सही हो जाएगा। और जब आप विवेकशील होंगे तो आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, अपने मोहल्ले के बारे में सोचेंगे, अपने समाज के बारे में सोचेंगे, अपने जिले के बारे में सोचेंगे, अपने राज्य के बारे में सोचेंगे, अपने देश के बारे में सोचेंगे, पूरे विश्व के बारे में सोचेंगे, पशुओं के बारे में सोचेंगे, पर्यावरण के बारे में सोचेंगे, लोक व्यवहार के बारे में सोचेंगे। हर चीज के बारे में जब आप सोचेंगे तो नेचुरली आपका विवेक आपका भरपूर साथ देगा। अब है कि ये काम इतना आसान नहीं। जब मानव श्रृंखला बनी और आज के दिन में उसी चीफ मिनिस्टर को लोग ये कहते हैं बेकार का शराब बंद कर दिया, अभी भी तो ब्लैक में बिक रहा है। भाई, मानव श्रृंखला आपने बनाई, आपने जो कहा मैंने उसको पूरा किया, और आप ही छुप के उसको ब्लैक से खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, आप ही दहेज दे रहे हैं और दहेज ले रहे हैं। इसमें ये पॉलिटिकल पार्टी या ये पॉलिटिकल नेता की कहां गलती है? विवेक का तो इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं।
इसलिए पीवीआई के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें विवेक भरा है। वो आपको जगा रहा है, झकझोर रहा है। एक बार नींद से आप जाग जाइए। और वो एक बड़ी छोटी सी विनती है, सबसे पहले वोट देने जाइए। आप किसी को दें, आपका विवेक अगर काम नहीं करता है आप किसी पार्टी को दें, पहले घर से निकलिए, वोटिंग बूथ पे जाइए और वोट डाल के आइए। जब आप इसके लिए प्रतिबद्ध हो जाएंगे तब आप चलते चलते रास्ते में जरूर सोचेंगे कि आखिर उंगली किस पे लगाएं, बटन कौन सा दबाएं, कौन सा बटन अच्छा होता है। जाति के नाम पे हम बटन दबाएं, मित्र के नाम पे हम बटन दबाएं, अपने फायदे के लिए बटन दबाएं, समाज के फायदे के लिए बटन दबाएं, देश के फायदे के लिए बटन दबाएं। ये आपकी आत्मशक्ति ऐसी है, आपकी अंतरात्मा ऐसी है कि वो रास्ता आपको खुद बता दिया जाएगा। तो सबसे पहली विनती है कि आप वोट देने जाएं। अब दूसरी बात उठती है कि जब आपने एक मंजिल बना ली, आपने एक निश्चय कर लिया और तय कर लिया कि मुझे ये काम करना है, तो इसके ऊपर मैं कहता हूं कि मंजिलें हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो रास्ते हैं, और रास्ते हैं तो हौसला है, और अगर हौसला है तो मंजिलें हैं। हो सकता है ये काम 2 साल में हो जाए, हो सकता है ये काम 10 साल में हो। ये काम बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें प्रयास जरूर करना चाहिए। आपकी जितनी यथाशक्ति आप उतना इसके लिए प्रयास जरूर करें। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा सोसाइटी में हो क्यों रहा है। हम जान रहे हैं कि ये पार्टी अच्छी नहीं है, फिर भी उसके लिए बहुत सारे वोटर्स हैं। हम जान रहे हैं कि ये पार्टी अच्छी है, फिर भी सारे लोग जो जीतने वाली पार्टी है या ऐसी पार्टी जिसके पास लोग ज्यादा जा रहे हैं, हम उधर ही चले जा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? ये नकल हम क्यों करते हैं, अपने अक्ल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जो आप सभी जानते होंगे कि 4-5 अंधे लड़के थे। जब वो बड़े हुए तो उसके शिक्षक ने कहा, चलो हाथी कैसा होता है आज मैं तुम्हें दिखाऊं। और सारे बच्चों को जगह जगह उसने खड़ा कर दिया। एक सूंड के पास खड़ा हो गया, एक पूंछ के पास खड़ा हो गया, एक पैर के पास खड़ा कर दिया गया, एक उसके पेट के पास खड़ा कर दिया गया, एक ऊपर चढ़ा के उसके कान को छूने दे दिया गया। कान वाले से पूछा गया कि हाथी कैसा होता है, तो उसने कहा बिहार में वो जो छठ में सूप होता है ना, उस सूप की तरह हाथी होता है। जो आगे सूंड पकड़ छू रहा था उसने कहा कि ये तो अजगर की तरह हाथी होता है। जो पूंछ पकड़ कर खड़ा था उसने कहा कि ये तो रस्सी या सांप की तरह है हाथी। जो पैर के पास खड़ा था उसने कहा कि ये खंबे की तरह होता है, और जिसने पेट को छुआ उसने कहा कि ये तो दीवार की तरह हाथी होता है। तो हम भी उसी तरह के अंधे हो गए हैं, अंधभक्त हो गए हैं। एक बार हम अपनी ज्ञान चक्षु को खोल लें, एक बार अपने आप से पूछ ले और सोच ले और समझ ले, तो शायद हमारी मंशा पूरी हो जाएगी। जो हम सपना देख रहे हैं वो पूरा हो सकता है। क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये सारे पार्टीज जो हैं हमें सपने बेच रही हैं। वो हमें बहुत सुनहरा स्वप्न दिखा रही हैं, सुनहरी दुनिया दिखा रही है कि ये पार्टी आएगी तो आपको मिक्सी दे देगी फ्री में, ये पार्टी आएगी तो 5 किलो चावल दे देगी, ये पार्टी आएगी तो आपके लिए घर का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन ये सब अपनी जीत के लिए वो कर रही हैं। आपके लिए कोई इंतजाम नहीं होने जा रहा है। और आप इस लालच में ना आए कि 5 किलो राशन, मिक्सी में जूस निकालेंगे और एक घर और एक शौचालय मिल जाएगा, इतने से आपका काम नहीं चलने वाला है। और ये सपना आपका कभी पूरा भी नहीं होने वाला है। और ये खेल आज के
नए राजनीतिक जगत में बहुत तेजी से फैल रहा है। एक पार्टी कहता है 1 किलो चावल, दूसरा कहता है 2 किलो चावल, तीसरा कहता है चावल के साथ दाल भी फ्री, और पांचवा कहता है उसके साथ एक नारियल पानी भी फ्री। तो बड़ा अजीब सा सपना यह चल रहा है। चूंकि हम पीबीआई, पॉलिटिकल विंग ऑफ प्राउडिस्ट ब्लॉक इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमेशा मैं राजनीति की ही अभी बात कर रहा हूं। और एक बात और मैंने देखा है, जो मैं बार बार कहता हूं कि अपनी अंतरात्मा से पूछिए। अभी हाल में रामनवमी समाप्त हुआ, नवरात्र भी समाप्त हुआ। तो मैं जिस लेन में रहता हूं पटना शहर के, उस लेन के मेन रोड से मिलने वाले पॉइंट पे 3-4 चिकन, मटन, अंडे वाले के दुकान हैं। नॉर्मल डेज में वहां 100-200 कस्टमर रोज आते हैं, नॉर्मल डेज में। उस नवरात्र के दिन के समाप्ति के बाद, यानी 10वीं के बाद वाले दिन, जब मैं कार से अपनी गली में घुसना चाहा, तो वहां पे इतनी भीड़ थी कि मुझे कार को घुमा के गली के दूसरे छोर से जाना पड़ा अपने घर। मेरी समझ में ये नहीं आया कि आखिर इतनी भीड़ है क्यों। जब पता चला कि आज तो नवरात्र खत्म हुआ है, और आज जितने लोग धार्मिक थे, जितने हिंदू थे, जितने वेजिटेरियन थे, वो सब आज नॉन वेजिटेरियन बन गए। लगता था कि इसके बिना जिंदा नहीं थे। जैसे ही मिला, जैसे ऑक्सीजन मिल गया, जान आ गई हो। तो जरा इस पे भी हम विचार करें कि हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य का काम क्या जानवर खाना है? सुना था कि जानवर मनुष्य को खाता है, लेकिन हम जानवर को मार के खा रहे हैं मनुष्य होते हुए। तो ये भी एक विचारणीय चीज है। ये मेरी अपनी भावना थी, मैं किसी पे थोपना नहीं चाहता। आप इस पे विचार करेंगे और जैसा करें। पर्यावरण की बात हो, नदियां सूख रही हैं, नदियां नाले में बदल गई हैं। पार्टियां ये कह के जीत रही हैं कि जमुना को मैं गंगा बना दूंगा, गंगा को मैं सरस्वती बना दूंगा। वृक्ष काटे जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ता चला जा रहा है, वाटर लेवल नीचे चला जा रहा है, वाटर टेबल भागता चला जा रहा है। इतनी सारी बातें हैं जिसके बारे में पुराने जमाने के लोग बहुत ही ध्यान करते थे। कुएं की सफाई कैसे हो, कुएं का पानी पिया जाता था। लेकिन आज हमने परिस्थिति बदल दी है, नदियों को गायब कर दिया है, जंगलों को काट दिया है, वहां पे मल्टी स्टोरी टाउनशिप हमने खड़ा कर दिया है। अब इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। हमें गर्मी लग रही है, बेचैनी है। ये स्थिति कैसे पैदा हुई? हमने ही ये काम किया है। तो इन सारी बातों पे भी हमें ध्यान देना होगा। और पीबीआई पर्यावरण के बारे में बात करता है, पशु संरक्षण के बारे में बात करता है, पानी के बारे में बात करता है, हवा के बारे में बात करता है, हर चीज के बारे में और आपका मार्गदर्शन करता है। तो इन सारी बातों को आप देखते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। अब है कि नेता की पहचान। एक पिक्चर हमारे दिमाग में आ गया है। एक कुमार विश्वास का एक जगह मैंने वो वीडियो पे क्लिप सुना था कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट और G फॉर जेंटलमैन। उन्होंने बड़ा अच्छा स्पीच दिया था कि जेंटलमैन का जब होता है तो एप्पल दिखाया उन्होंने, कैट दिखाया, बॉल दिखाया। जब जेंटलमैन दिखाया तो दिखाया कि एक सूट बूट पहने हुए, हैट लगाए हुए एक आदमी है। और जब उस किसान का बच्चा वो चित्र देखता है कि जेंटलमैन ऐसा होता है जो सूट पहनता है, बूट पहनता है, टाई लगाता है और हैट पहनता है। यानी कि मेरे पिताजी तो ये नहीं पहनते, ये तो जेंटलमैन नहीं है। मेरे भैया तो नहीं पहनते, तो ये तो जेंटलमैन नहीं है। यानी कि बच्चों के दिमाग में आप एक चित्र डाल देते हैं कि जेंटलमैन मतलब सूट बूट टाई। उसी तरह नेता मतलब खादी का कुर्ता, लंबा सा पजामा, सफेद एकदम बिल्कुल,
उसके हाथ में सुनहरी घड़ी हो, हाथ में महंगे मोबाइल हो, उसके साथ 4 बॉडीगार्ड हो। नेता मतलब ये एक छवि बन गई है। अगर एक साधारण आदमी जाता है तो उसको आप नेता मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि आपको अभिनेता चाहिए, आपको नेता नहीं चाहिए, आपको अभिनेता चाहिए। तो इन बातों से थोड़ा बचिए। आप अपने बनाए जा रहे लीडर या आप जिसको लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लीडर कोई अपने नहीं बनता है। लीडरशिप क्वालिटी में हम लोग जब MBA में लीडरशिप क्वालिटी बताते हैं तो उस लीडरशिप क्वालिटी में कई तरह के लीडर्स होते हैं। तो आप लीडर बनाते हैं, और आप जब लीडर बनाते हैं तो उसके अंदर की क्वालिटीज को देखिए कि ये आपकी भावनाओं से, आपकी भावनाओं से उनकी भावनाओं का क्या कहते हैं कि बैलेंस बन रहा है या नहीं, वो आपस में मिल रहे हैं कि नहीं, आप जो चाहते हैं वो हो सकता है कि इनसे नहीं, और ये आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं या नहीं, समय पड़ने पे ये आपकी सहायता कर सकते हैं कि नहीं, उनसे मिलना आसान हो सकता है कि नहीं। इन सारी चीजों को देखिए। तो अपने नेता को चुनने में आप कभी मत चूकिए। और आजकल तो एक ब्रांड चल गया है। अगर कोई बहुत बड़ी पार्टी है और उसमें कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है, अभी मैडम ने कहा था कि चाहे पार्टी वो जीत गई हो और उनका वो कैंडिडेट हार गया हो, फिर भी अगर वो चाहे तो चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। यानी कि पब्लिक ने जिसको नकार दिया, लेकिन चूंकि पार्टी जीत गई है इसलिए वो उसको चीफ मिनिस्टर भी बना सकती है। तो इन सारी चीजों से आप बचिए। आप ये जरूर चुनिए कि आपका जो नेता है वो आपके मन के लायक है या नहीं है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपको ये आखिर में कहना चाहता हूं कि आप वोट देने जरूर जाएं, अपने अंतरात्मा की आवाज जरूर सुने, और वोट देते जाते समय ये निर्णय घर से कर लें या रास्ते में निर्णय कर लें कि आपको वोट क्यों देना चाहिए। और कभी ये न सोचें कि ये पार्टी कमजोर है इसलिए इसको वोट न दें, जो सबसे मजबूत है वही पार्टी को हम वोट देंगे। और जहां कहते हैं कि पीबीआई सबका भाई पीबीआई, इस बात ठीक है, तेरा भाई मेरा भाई सबका भाई पीबीआई। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें। यहाँ पे जाति की, लोकेलिटी की, फ्रेंडशिप की, ये सारी बातें आपकी खत्म हो जानी चाहिए और इन पे ध्यान देना चाहिए। और मैं फिर से एक बार लास्ट में कहूंगा कि मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, और रास्ते हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो हौसला है, और हौसला है तो मंजिलें हैं। धन्यवाद।